जरा ये बर्दाश्त कीजिएगा। Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, and I think that you are the man this world needed most. अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर मदराजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये जो भी मनाज़र आपने देखे हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रंप को उसके लिए रिकमेंडेशन दे रहे थे कि इस आदमी को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ना कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम फ़कीरों के नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप की कोई अहमियत है, ना ही नोबेल प्राइज़ की कोई अहमियत है। वो भी एक दुनिया में एक आप कह सकते हैं कि इस्तेमारी एक तरीका है दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का, एक डिवाइस है। और जिस आदमी ने बनाई थी उसको मौत का सौदागर कहा जाता था, तो उसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किया, लेकिन उसके लिए जो पैसा वगैरह उसने इस्तेमाल किया वो उसने वही डायनामाइट्स वगैरह के बिज़नेस का। ये खैर एनीवे वो एक डिफरेंट कहानी है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब ना समझिएगा कि इस वीडियो का कि नोबेल प्राइज़ कोई बहुत अच्छी चीज़ है और ट्रंप डिज़र्व नहीं करता। मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजीशन है कि जो मलाला जैसी ख़वातीन को मिल सकता है और जो वो फ्रॉड क्या नाम था उसका, अब्दुल पूरी मिनी सीरीज़ बनाई है, उसको इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ के नज़दीक इसकी अहमियत है। प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोग, उनके लिए बड़ी अहमियत है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये साहब जिसके लिए ये रेकमेंड किया है, उसने गज़ा के लिए किया क्या है। नाउ 20 जनवरी 2025 को ये 47th प्रेसिडेंट बनता है ट्रंप। और मैं जो आपके साथ अदाद-ओ-शुमार अब शेयर करूँगा ये 20 जनवरी के ऑनवर्ड्स, या आप कह लें कि जनवरी ऑनवर्ड्स हैं। इससे पहले भी 2-3 महीने का प्रोसेस होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट इन वेटिंग होता है या प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसका इन्फ्लुएंस बहरहाल कोई ना कोई स्टार्ट हो जाता है। तो जनवरी से लेकर अब तक ट्रंप ने गजा के लिए ये किया है। फरवरी 2025 में $3 बिलियन के एक इमरजेंसी पैकेज इसराइल के लिए अप्रूव किया, जिसके अंदर डेमोलिशन इक्विपमेंट भी है, जिसके अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट भी है। और ये इमरजेंसी बेसिस पे किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को सेट असाइड करके ज़बरदस्ती एक पैकेज तैयार करके उनको दे दिया। माइंड यू, ये जनवरी के बाद की बात है। फरवरी 2025 में ही लार्ज वेपन्स का पैकेज एक अप्रूव किया, जो कि $7.4 अरब का था। इसके अंदर प्रॉपर मिलिट्री इक्विपमेंट, ग्रेनेड, आतशगीर मादा, ये सारे का सारा उसके अंदर शामिल था। उसके बाद अप्रैल 2025 में अपनी सेनेट से उस ब्लॉकेज, उस बिड को रिजेक्ट कराया कि जो ये सजेस्ट कर रही थी कि अब हमने मज़ीद इसराइल को पैसे नहीं देने हैं, वो $8.8 अरब की, वो दोबारा से उसको अप्रूव किया। और इस दफ़ा किससे किया? सेनेट से। कौन सी सेनेट? जिसके बारे में गार्जियन ये लिखता है कि ट्रंप उसका मास्टर बन चुका है। यानी कि जो पहला मैंने बताया था कि फरवरी में कांग्रेस को सेट असाइड करके बगैर रिव्यू प्रोसेस के खुद ही असला अप्रूव कर दिया, और इन दिस केस सेनेट को साथ लेकर वो जो बिड एक थी कि इसराइल को मजीद नहीं असला देना, 8.8 नियरली $9 अरब का एक और पैकेज अप्रूव कर दिया। सितंबर 2025 में $6.4 अरब का एक और पैकेज, जिसके अंदर अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, ये सारे का सारा पैकेज अप्रूव कर दिया, जिसका अगेन एक ही मकसद था कि गजा की डिस्ट्रक्शन हो। ये कांग्रेचुअल अप्रूवल में भी पेंडिंग है, लेकिन बहरहाल ये ट्रंप का ही प्लान है। माइंड यू, ये सब उसके अलावा है जो इनका एक बेसिक एमओयू वैसे साइन हुआ है कि ईयरली बेसिस पे अमेरिका ने जो इसराइल को देना है वो तो साथ देता ही रहा। ये सारा कुछ उसके एडिशन में था, ऑन टॉप ऑफ दैट। और ये लार्ज पार्ट इसका गजा के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, कुछ इसका इस्तेमाल हुआ है वेस्ट बैंक में और जो आगे पीछे इलाके जहाँ पे इसराइल ने जहाँ जहाँ अटैक किए वहाँ पे, लेकिन प्रीडोमिनेटली ये गजा में इस्तेमाल हुए हैं। अब चलते हैं उस तबाही की तरफ जो ट्रंप के दौर में गजा ने सफ़र की। नाउ एग्जैक्ट इसमें जो कोई कंटिन्यूम है, पीछे से एक हुकूमत आ रही थी, उसने भी एक जुल्म का सिलसिला चलाया हुआ था, बाइडन की और इसके बाद ट्रंप की। तो एग्जैक्ट उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि सितंबर 2025 तक गजा का जो स्ट्रक्चर है, जो इमारतें हैं, बिल्डिंग, सड़कें, 83% तबाह हो चुकी थी। अब ये जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ये कितना उसमें ट्रंप क्या है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये ट्रंप के पूरी इजाज़त, उसकी पूरी पीछे सपोर्ट के साथ हुआ है। कितना इसके हिस्से में वी डोंट नो, लेकिन इसने बाइडन को अपोज नहीं किया, विच मीन्स कि थ्रू एंड थ्रू ये उसके साथ रहा है। पर इट डजंट स्टॉप देयर। 20 जनवरी को ये इलेक्ट हुआ। 28 जनवरी 2025 की जो रिपोर्ट है कि उस वक्त कितनी हलाकतें हो चुकी थी, वो नंबर बनता है 47,354। ये जो पैलेस्टीनियन हेल्थ अथॉरिटी है उनके भी नंबर्स हैं, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव डेटा है वो भी हमें यही बताता है। उसके बाद
इस डेट के बाद जो सितंबर की हम कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 19,800 और शहादतें हुई हैं हर तरह के लोगों की, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, बीमार, खवातीन, स्कूल टीचर्स, यू नेम इट। 19,800 लोग बेदर्दी से ज़बह कर दिए गए। इस आदमी की शह पे, इस आदमी की इमा पे, जिसको हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इसको अमन का नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। वो जो पहले आपने दिया था ना, एक रिकमेंड किया था ईरान की जंग, उस पे फिर कोई दूर खींच के इधर-उधर से जो लोग बैनर बिटवीन द लाइन्स रीड करने वाले हैं, शायद कोई जस्टिफिकेशन दे सकते थे कि शायद इसलिए उस वक़्त कर दिया हो कि ये कहीं ईरान पे हमला ना कर दे, क्योंकि उस वक़्त इसराइल की बड़ी मर्ज़ी थी कि ईरान पे हमला ना हो। मैं खुद यही सोचता था कि शायद ये इसीलिए किया है कि ईरान पे हमला ना कर दे, तो उसको प्रीएम्प्ट किया है कि अब चूँकि मुझे इतने बड़े अवार्ड के लिए, सो कॉल्ड बड़े अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है, तो मैं ये काम करके अपने चांसेस को कम ना करूँ या अपनी रेपुटेशन को मैं डिमीन ना करूँ। लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। उसने फिर भी नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। चले, मेरी भी गलतफ़हमी थी, दूर हो गई, बाकी लोगों की थी वो दूर हो गई, क्योंकि इस वक़्त आपके पास कोई वजह नहीं है, नन व्हाट्सओएवर, कि आप इस आदमी को गज़ा की के लिए एक जो तकरीब की जा रही है, उस समिट में आप उसके लिए कह रहे हैं, जबकि इसका रिकॉर्ड ये है कि वहाँ पे जितनी शहादतें हुई हैं, ये सब की हिमायत में था और बार-बार कहता था कि गज़ा को, ये वो आदमी था जो कहता था गज़ा के लोग वहाँ से चले जाएँ। ये वो आदमी था जो कहता था कि गज़ा के लोगों पे जो तबाही आएगी वो अनप्रेसिडेंटेड होगी, दोज़ख बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे, सारी बातें ये वही आदमी है। और आप कह सकते हैं कि ठीक है, बाद में उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, उसने मजबूर कर दिया इसराइल को कि वो सुलह कर दे, ये कर दे, लेकिन उसने अपना कोई बयान वापस नहीं लिया। और ये बात भी गलत है कि उसने इसराइल को मजबूर किया, वो इसराइल से तंग है, वो उसकी अपनी ज़ाती मजबूरी है। लेकिन जो मजबूरियाँ होती हैं, उनकी वजह से बंदा अवार्ड नहीं जीतता। अपने कॉज़ के खिलाफ जाके कोई ऐसा काम करे ना, फिर समझ आती है। ये अपने कॉज़ के खिलाफ नहीं जा रहा, इस कॉज़ से थका हुआ है। सवाल पूछिए अमेरिका के अंदर कि हमारे ड्रग्स के प्रॉब्लम, होमलेसनेस के प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम, 80 ट्रिलियन से ज़्यादा कि हमारा जो है वो हमारे ऊपर इस वक़्त हमारी कमिटमेंट्स हैं। कैसे हम सारा ये सर्वाइव करेंगे? कितना अरसा और इसराइल को अमेरिका में पहली दफ़ा ये हुआ है कि इसराइल की सपोर्ट, जो कि मल्टीफ़ोल्ड पॉज़िटिव में हुआ करती थी फ़लस्तीन के खिलाफ वहाँ के मीडिया की वजह से, उनकी तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़लस्तीन की इस वक़्त नेट पॉज़िटिव है इसराइल से। ये पहली दफ़ा हुआ है। तो लोग पूछते हैं, कल उन लोगों ने वोट देने हैं, कल उन लोगों ने इन लोगों से पूछना है, तो उसने सारी बात, कई और बातें हैं, उनको मिला अपना जमा करके इसने अपनी जान छुड़ा ली। जान छुड़ा ली। इसका मतलब है कि अगर इसको ये सारे मसले ना होते, तो ये भी तक वही कुछ कर रहा होता। अगर हम तंग आके कि हम कोई इसका जो 20 पॉइंट्स का जो प्लान है, इसको हम नहीं मान सकते 1 सेकंड के लिए कि इसमें कोई ईमानदारी है या इसके अंदर कोई हमारी फ़तह है या कोई ऐसे नहीं, हम ये कहते हैं यार इसको शिकस्त है, बदतरीन चीज़ है, लेकिन वहाँ पे अब जानें बच रही हैं, तो इसमें से कुछ ना कोई फ़ायदा उठा लो। मिसाल के तौर पे जो आईएसएफ है, उसका फ़ायदा उठा लो, एक दफ़ा अपनी फ़ौजें भेज दो गज़ा, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जितने मुसलमान हुक्मरान, जर्नैल, सबको में एक ही चीज़ कि अब यार अब मौका हमारे पास है कि अपनी फ़ौजें वहाँ पे भेज दो। जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ पे करो। फ़लस्तीन सब लोगों का कॉज़ है, कितना अरसा फ़लस्तीन के लोग वहाँ पे शहीद अकेले होते रहेंगे। नाउ इट इज़ आवर चांस टू गेट देयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप कोई अच्छा आदमी हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेतन्याहू कोई बड़ा अच्छा आदमी हो गया है। इसके अंदर कोई टू स्टेट वाली बात नहीं लिखी थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि टू स्टेट को भी, कौन सी टू स्टेट भाई? गज़ा वालों से तो पूछो, वो मान रहे हैं टू स्टेट। वो एक बात कहते हैं, गज़ा, वेस्ट बैंक, अल-कुद्स, इन 3 इलाकों को शामिल करके हम अपनी स्टेट चाहिए, पीछे जो इलाका बचता है हम नहीं मानते उसको स्टेट। इसराइली खुद को जो मर्ज़ी कहते रहे, हमारे लिए वो स्टेट नहीं है, ये पाकिस्तान का स्टांस होना चाहिए, नहीं मानते, अभी बात खत्म। पहले भी नहीं माना, अब भी नहीं मानेंगे। होना तो ये चाहिए कि जो पीछे बचता है वो भी उनके पास ना रहे, क्योंकि बाहर से आए हुए गासिब हैं। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट्स बनाई हुई हैं। सारे कवानीन उसने तोड़े हुए हैं। एक जस्टिफाइड एक तरीक़ाकार है दुनिया में कि आप उन इलाकों को आज़ाद कराएँ। ये नहीं हो सकता तो चलो यार इतना तो कर। आपने एक तरफ अवार्ड की बातें हो रही हैं, एक तरफ टू स्टेट की बातें हो रही हैं। मतलब ये व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज़ दिस? कि पूरी दुनिया में एक प्रोसेस होता है कि लोग अपने जो हुक्मरान होते हैं, वो अपने अवाम की विल को पब्लिक के सामने लेके जाते हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं। यहाँ पे पूरा सिस्टम ही रिवर्स इंजीनियर्ड हुआ हुआ है कि हमारे हुक्मरान बाहर से जो कुछ कहते हैं, उनको लोगों के ऊपर इम्पोज़ कर रहे होते हैं कि यही हमने फैसला किया हो, तुम इस पे जाओ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे पीछे एडवाइज़र होंगे, आई एम वेरी श्योर, जो उनको एडवाइस देते रहते हैं। होश के नाखुन सबको लेने होंगे। डोंट पुश पीपल टू द एक्सटेंट कि लोगों को फिर आगे से जवाब देना पड़ जाए।
वो कानूनी तरीके से, मेरा तो हमेशा यही रहता है कि कानूनी तरीके से जवाब देना चाहिए, लेकिन वो जवाब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो भले इलेक्शन में हो, वो गली मोहल्ले में लोग रोक के आपको पूछना शुरू कर दें, आपकी तकरीरें डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, मैस बाइकआउट करना शुरू कर दें, आप ही कहीं तकरीर हो, लोग उठ के वहाँ से चले जाएँ, ये सारी की सारी बातें ये दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे। खैर, मैं थोड़ी-सी जो सारी हिस्ट्री बता रहा था, थोड़ा-सा मैं उसमें डिट्रैक्ट हुआ, बिकॉज़ दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट टू सी कि हमारे पाकिस्तान के टीवी पे इसराइल की पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की बातें ऐसी अजीबो-गरीब हैं कि ट्रंप को नोबेल दे दे रहे हैं। इट्स दैट्स व्हाई आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक ऑफ व्हाट आई वाज़ सेइंग, बट लेट्स गेट बैक टू इट, शैल वी? ये बात सिर्फ़ गज़ा तक नहीं रही है, बल्कि गज़ा के आगे-पीछे मशरिक़ वुस्ता के दीगर इलाके हैं, दीगर मुल्क हैं, ईरान है, सीरिया, कहाँ-कहाँ इस आदमी ने अटैक नहीं किए। कतर में जो अटैक हुए उसमें यानी कोई ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ पे इस आदमी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट ना हो। ये ज़रूर है कि इसने बार-बार इसराइल से ये ज़रूर कहा कि हम एक हद तक तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो हद कहाँ है एग्ज़ैक्टली? किस जगह पे है? एक मुल्क आपने बर्बाद कर दिया, एक जगह पे आपने लोगों को शहीद करना शुरू किया, वो किसी जगह आप देख रहे हैं कि लोगों के जो पेजर हैं वो ब्लास्ट हो रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली वो हद कहाँ पे है? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अब वो हद आ गई है। क्यों? इसलिए कि कतर के साथ उसने मुआहदा कर लिया कि जो कतर पे हमला करेगा वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा। ठीक है जी, हमने हद देख ली। दूसरा उसने कहा गज़ा के अंदर मज़ीद जंग नहीं होगी। ठीक है जी, हमने हद देख ली, सारा कुछ हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये 2-3 चीज़ें देखने के बाद उसका सारा किरदार हम भूल जाएँ और कहें कि ये मर्द-ए-अमन है। ये मर्द-ए-अमन है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये भी कह देते ना कि जनाब जैसा ये है वैसा ही नोबेल अवार्ड है, यू बोथ डिज़र्व ईच अदर, तो चले फिर भी कोई बंदा कहता कि चलो यार एक तंज़ किया है, बड़ा अच्छा किया है, दोनों को सुना दी हैं। लेकिन वो एक रेफ़रेंस देकर कि पता नहीं ये कितनी अच्छी चीज़ होती है नोबेल, और उसके बाद जनाब ट्रंप साहब को मिलना चाहिए। दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट कि ये हमारे मुल्क में हो रहा है। मैं बार-बार कहूँगा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने कोई मर कर किसी शहबाज़ शरीफ को मुँह नहीं दिखाना है। मर के हमने कोई नेतन्याहू को मुँह नहीं दिखाना है। किसी मुस्लिम मुल्क के जर्नैल को मुँह नहीं दिखाना है, किसी नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट को मुँह नहीं दिखाना है, किसी नॉन मुस्लिम जर्नैल को मुँह नहीं दिखाना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने जाके बताना है कि इस दुनिया में हमने क्या किया। एक बड़ी सिंपल बात है, तो तुम लोग भी अगर अपना यही ईमान अपना लो, तो ये दुनिया तो इतनी छोटी है, इतनी कि क़यामत के दिन लोगों से पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितना अरसा रहे हो, तो लोग कहेंगे कि एक दिन या शायद उससे भी कम। इटर्निटी इज़ वेरी लॉन्ग, इट्स एंडलेस। या तो उस पे ईमान कह दो नहीं है हमारा, और अगर है तो ख्याल रखो कि ये तो पलक झपकने में सब खत्म हो जाएगा। दैट इज एंड्यूरिंग एंड लास्टिंग।